हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल परीक्षा प्लान में। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो जैसा कि आप लोगों को पता है कि ईवीएस के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की मैं प्रैक्टिस करवा रही हूं और साथ में आप लोगों की क्लास भी चल रही है। एनसीईआरटी के नोट्स बनाकर मैं आपको पढ़ा रही हूं। तो आप लोग वो वीडियो भी देखते रहिए। ये प्रैक्टिस का दूसरा वीडियो है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो देखने के बाद यदि आपको अच्छा लगे, हेल्पफुल लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है, राज्यों का वह समूह चुनिए जिनके समुद्र तट अरब सागर पर हैं। पहला विकल्प है तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। दूसरा है केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। तीसरा है गुजरात, महाराष्ट्र, उड़ीसा। और चौथा है गुजरात, केरल, तेलंगाना। तो इस प्रश्न में आपका बी विकल्प सही हो जाएगा, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र। इसके अलावा गुजरात और गोवा भी अरब सागर के तट पर ही स्थित हैं, तो ये भी याद रखिएगा। बी विकल्प इसमें आपका सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से वह युगल चुनिए जो हमारे देश के एक राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश से मिलकर बना है। पहला विकल्प है लक्षद्वीप और पुदुचेरी। दूसरा विकल्प है चंडीगढ़ और दिल्ली। तीसरा विकल्प है नागालैंड और लद्दाख। और चौथा विकल्प है मणिपुर और मेघालय। तो वह युगल बताना है जिसमें एक राज्य है और एक केंद्र शासित प्रदेश है। तो इसमें आपका सी विकल्प सही है, नागालैंड राज्य है और लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, कल्पना कीजिए आप एक उद्यान यानी पार्क में हैं और भूकंप आ गया है। आप सुरक्षा की कौन सी युक्तियां अपनाएंगे? पहला विकल्प है इमारतों से दूर खुले में रहिए। दूसरा है निकट इमारत में भाग जाइए। तीसरा है निकटतम वृक्ष के नीचे खड़े हो जाइए। और चौथा है पार्क से निकलकर भागते हुए निकटतम सड़क पर जाइए। तो कहा गया है कि कल्पना कीजिए आप एक उद्यान यानी पार्क में हैं और भूकंप आ जाता है, तो आप सुरक्षा की कौन सी युक्ति अपनाएंगे? तो आपको क्या करना है, इमारतों से दूर खुले में चले जाइए, क्योंकि भूकंप के कारण इमारतें गिर सकती हैं, बिजली के खंभे गिर सकते हैं, कोई तार वगैरह टूट कर आपके ऊपर गिर सकता है। इसीलिए दूर खुले में रहिए। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कला के कौन से रूप में प्राकृतिक रंगों जैसे नील, हल्दी से मिश्रित और पुष्पों के वर्णों एवं पेड़ों की छाल से मिश्रित चावल की रंगीन पेस्ट से चित्रकला यानी पेंटिंग बनाना निहित है? पहला विकल्प है मधुबनी। दूसरा विकल्प है वर्ली। तीसरा विकल्प है कलमकारी। और चौथा विकल्प है फुलकारी। तो यहाँ पर जिस कला के बारे में बात हो रही है, पेंटिंग चित्रकला के बारे में, तो ये चित्रकला है मधुबनी और इसका संबंध है बिहार राज्य से। ये भी आपको याद रखना है। इसमें प्राकृतिक रंगों का इस्तेमाल किया जाता है। चावल के रंगीन घोल से ये चित्रकला बनाई जाती है। त्योहार के मौके पर कोई आयोजन होता है, कोई उत्सव होता है, तो ये चित्रकला बनाई जाती है। मधुबनी इसका नाम है, तो आपको याद रखना है। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और विकल्प लिखे हुए हैं, उनके बारे में जान लीजिए। वर्ली ये कला का एक रूप है जिसकी उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुई थी। इसमें लाल भूरे रंग की पृष्ठभूमि पर सफेद रंग से चित्रकारी करना सम्मिलित है। कलमकारी ये भी कला का ही एक रूप है और इसकी उत्पत्ति भारत के आंध्र प्रदेश में हुई थी। इसमें क्या किया जाता है, पेन जैसा एक उपकरण होता है, कलम जैसा, और उसी उपकरण का उपयोग करके सूती या रेशमी कपड़े पर चित्रकारी की जाती है, तो इसीलिए इसे कहा गया है कलमकारी। और फुलकारी क्या है? तो फुलकारी भी कला का ही एक रूप है और इसका संबंध है पंजाब से। इसमें चमकीले रंग के धागों का उपयोग करके कपड़े पर कढ़ाई करना शामिल है। तो ये आप याद रखिएगा इन सब के बारे में। इसमें आपका पहला विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। ऐसे पदार्थों के एक समुच्चय का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के समान भाग से प्राप्त किया जाता है। पहला विकल्प है सेब, गन्ना, अदरक, गाजर। दूसरा है हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं। तीसरा है पालक, जीरा, आलू, पत्ता गोभी। और चौथा विकल्प है
सेब, टमाटर, अदरक, खुबानी। अब हमें क्या बताना है? हमें बताना है ऐसा समूह जिसे पौधे के समान भाग से ही प्राप्त किया जाता है। चलिए एक एक करके देखते हैं विकल्प। पहला लिखा है सेब, तो सेब फल है, गन्ना तना है, अदरक भी तना है और गाजर जड़ है। तो ये तो उत्तर होगा नहीं, इसमें सभी भिन्न हैं। दूसरा विकल्प देखते हैं, हरी मटर, जीरा, चना, गेहूं, ये सभी बीज हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। हरी मटर जो आप प्रयोग करते हैं ये बीज होती है, जीरा भी बीज है, चना भी बीज है और गेहूं भी बीज है। तो इसमें आपका बी विकल्प ही उत्तर हो जाएगा, इसमें सभी समान हैं। तीसरा और चौथा क्यों गलत है ये भी जान लीजिए। पालक क्या है? पत्ते हैं, जीरा बीज है, आलू तना है और पत्ता गोभी भी पत्ते के अंतर्गत ही आते हैं, तो इसीलिए ये उत्तर नहीं हुआ। सेब फल है, टमाटर फल है, अदरक तना है, खुबानी फल है, तो ये इसीलिए उत्तर नहीं है, इसमें भी सभी समान नहीं है। बी विकल्प में सभी समान हैं और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन से पौधों का प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है? पहला विकल्प है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी। दूसरा विकल्प है चावल, गेहूं, ओट्स। तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना और चौथा है गेहूं, गन्ना, चावल। अब इसमें हमें वह विकल्प बताना है जिनका प्रवर्धन बीजों द्वारा होता है। चलिए एक एक करके देखते हैं कौन सा विकल्प सही है। गन्ना जो है इसका प्रवर्धन जो है ये अलैंगिक विधि द्वारा होता है। इसकी इसका जो तना होता है वही लगा दिया जाता है कलम करके। आलू काट कर बोया जाता है, तो ये तो उत्तर नहीं हुआ, इसमें बीजों द्वारा प्रवर्धन हो ही नहीं रहा है। चावल, गेहूं, ओट्स ये सही है, क्योंकि जो चावल है ये धान से प्राप्त किया जाता है। जो धान होता है उसकी खेती की जाती है, धान बोया जाता है, फिर उससे नया पौधा निकलता है, फिर उसमें धान लगते हैं, उसी से चावल प्राप्त किया जाता है। गेहूं के बीज बोए जाते हैं और ओट्स यानी कि जौ, इसके भी बीज बोए जाते हैं। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो गया। बाकी आप देखेंगे जैसे गुलाब है, तो गुलाब की यदि कोई टहनी आप काट कर दूसरे गमले में लगा देते हैं तो वह नया पौधा बन जाता है। इसी तरीके से गन्ना है और आलू जो है आलू काट कर ही बोया जाता है, तो इसीलिए और विकल्प उत्तर नहीं है, बी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा भोजन उस समुच्चय के लोगों का मुख्य भोजन है जहां से पीवी सिंधु संबंध रखती हैं? पहला विकल्प है इडली, चटनी, चावल, सांभर। दूसरा विकल्प है रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा। तीसरा विकल्प है रोटी, सांभर, बांस की करी, मछली करी यानी फिश करी और चौथा है मछली करी, टैपियोका और चावल। अब इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए आपको ये तो पता होना चाहिए कि पीवी सिंधु किस राज्य से संबंध रखती हैं। तो पीवी सिंधु का जन्म हुआ था हैदराबाद में, और तब हैदराबाद आंध्र प्रदेश के अंतर्गत आता था, क्योंकि तब हैदराबाद जो है आंध्र प्रदेश की राजधानी हुआ करता था। लेकिन बाद में क्या हुआ, तेलंगाना आंध्र प्रदेश से विभाजित हो गया और हैदराबाद तेलंगाना की राजधानी बन गया। तो ये आपको याद रखना है। अब इसमें पूछा गया है कि उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन बताइए, तो इसमें पहला विकल्प सही हो जाएगा, इडली, चटनी, चावल, सांभर। पहला विकल्प इस प्रश्न का उत्तर है। और विकल्प लिखे हुए हैं, इनके बारे में जान लीजिए। रोटी, दाल, सब्जी, आलू पराठा ये उत्तर भारत के लोकप्रिय व्यंजन हैं। बांस की करी ये खाई जाती है उत्तर पूर्वी राज्यों में, और टैपियोका जो है ये केरल में खाया जाता है, और जो फिश करी है ये फिश करी जो है गोवा में भी जो नारियल तेल होता है उसमें समुद्री मछली को पकाकर खाते हैं, और कश्मीर में सरसों के तेल में मछली को पकाकर खाते हैं। तो ये सब आपको याद रखना है, पहला विकल्प इसमें सही है। व्यंजन से संबंधित एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, जैसे पूछ लिया जाता है कि दाल बाटी चूरमा कहाँ खाया जाता है, राजस्थान में खाया जाता है। लिट्टी चोखा ये बिहार से संबंधित है।
कचनार के फूलों की सब्जी उत्तर प्रदेश से संबंधित है। सहजन के फूल के पकौड़े महाराष्ट्र में खाए जाते हैं। केले के फूल की सब्जी केरल में खाई जाती है। टैपियोका भी केरल में खाया जाता है। इसके अलावा ढोकला, चटनी और नींबू वाले चावल ये गुजरात में खाए जाते हैं। ढोकला का संबंध गुजरात से है। तो इस तरीके से प्रश्न पूछ लिए जाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? पहला विकल्प है सूरजमुखी, दूसरा विकल्प है आक यानी मदार, तीसरा विकल्प है आम और चौथा विकल्प है जैंथियम। तो किसकी वायु द्वारा फैलने की संभावना है? तो वह है आक यानी मदार का जो पौधा होता है। इसके बीज इतने हल्के होते हैं कि हवा में उड़ जाते हैं और उड़कर बहुत दूर तक पहुंच जाते हैं। तो बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, आप दुकान से गेहूं लेते हो और आपकी माँ उसकी रोटियां बनाती हैं। गेहूं से रोटी बनाने की प्रक्रिया से सही क्रम का चुनाव कीजिए। अब जिसको रोटी बनाना आता है ये प्रश्न वो आसानी से हल कर लेगा। ये प्रश्न जो है ऑनलाइन वाले पेपर में पूछा गया था। पहला लिखा है, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, रोटी सेकें, गेहूं का आटा बनाएं। ये तो गलत हो गया भाई। दूसरा है, गेहूं का आटा बनाएं, एक पात्र में आटा लें, आटा गूंथें, गूंथे आटे से पेड़े बनाएं और रोटियां सेकें। ये सही लग रहा है और पढ़ लेते हैं। आटा गूंथें, गेहूं को पीसें, रोटी बेलें, रोटियां सेकें। और डी में लिखा है, गेहूं से आटा पीसें, गूंथे आटे से पेड़े बनाएं, रोटी सेकें और रोटियां बेलें। अब सबसे पहले क्या होता है, जो गेहूं होता है उसका आटा बनाया जाता है गेहूं को पीस कर। फिर क्या करना है, एक पात्र में आटा लेना है, उसको छान लेना है, फिर आटा को गूंथना है और गूंथे हुए आटे से पेड़े बनाने हैं और पेड़े बनाकर रोटियां बेलने लेनी है और फिर सेक लेनी है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। इसमें क्रम सही लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। कौन कौन रोटी बनाना नहीं जानता है? कमेंट में जरूर बताइएगा। अगला प्रश्न है, उर्वरकों की अपेक्षा खेतों में खाद का उपयोग करने की सलाह दी जाती है, क्योंकि? पहला विकल्प है, खाद जैव निम्नकरणीय है, दूसरा है, खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती, तीसरा है, खाद से मृदा में सूक्ष्म रंध्र बनते हैं, और चौथा है, खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है। तो खाद जो होती है जैव निम्नकरणीय होती है और इससे पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचती है। तो पहला सही हो गया। खाद से एक प्रबल रासायनिक अभिक्रिया नहीं होती है, ये भी सही है, क्योंकि खाद धीमी गति से बनने वाले उर्वरक हैं और ये लंबे समय तक मृदा को पोषक तत्व प्रदान करते हैं और ये मृदा में सूक्ष्म रंध्र भी बनाती है। ए बी सी सही है। खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता होती है, ये गलत है, क्योंकि खाद की बड़ी मात्रा में आवश्यकता नहीं होती है, अल्प मात्रा में इसकी आवश्यकता होती है। और फसल के प्रकार और मृदा के प्रकार और पोषक तत्वों पर भी खाद की मात्रा निर्भर करती है। तो इसमें डी गलत है, बाकी सभी सही है। ए बी सी सही है, यानी कि दूसरा विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? पहला लिखा है गेहूं मूसला जड़, दूसरा है धनिया मूसला जड़, तीसरा है गाजर झकड़ा जड़ और चौथा है बांस मूसला जड़। तो जो युग्म सही है वह हमें बताना है। तो दो प्रकार की जड़ें होती हैं, एक मूसला जड़ और दूसरी रेशेदार जड़, और इन्हें ही जकड़ा जड़ कहा जाता है, रेशेदार जड़ को। अब पहले में लिखा है गेहूं में मूसला जड़, तो गेहूं में मूसला जड़ नहीं होती बल्कि रेशेदार जड़ तंत्र होता है। तो पहला हो गया गलत। धनिया मूसला जड़, तो ये सही है, इसमें मूसला जड़ होती है धनिया में। और गाजर में झकड़ा जड़ नहीं होती है बल्कि मूसला जड़ होती है। और बांस प्रकंद जड़ तंत्र वाला पौधा है, जिसका अर्थ है कि इसमें एक क्षैतिज भूमिगत तना होता है जो जड़ें और प्ररोह उत्पन्न करता है। तो ये सब आपको याद रखना है। जो मूसला जड़ होती है इसमें एक मुख्य जड़ होती है और उसके पास छोटी छोटी जड़ें निकलती हैं।
और ऐसी जड़ें आप धनिया में देखेंगे, और गाजर में भी इसी तरीके से मुख्य जड़ होती है। गाजर क्या है, जड़ ही तो है, और मूसला जड़ जड़ का उदाहरण है। तो इसमें आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। और रेशेदार जड़ में कोई मुख्य जड़ नहीं होती है, सभी जड़ें समान रूप से बढ़ती हैं, तो ये भी याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जीव सांप, कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है? पहला विकल्प है मेढक, दूसरा विकल्प है छिपकली, तीसरा विकल्प है चमगादड़ और चौथा विकल्प है मछली। तो सांप और कछुए और गिरगिट का निकटतम संबंधी है छिपकली। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा, क्योंकि इनमें आंतरिक निषेचन और अंडे देने वाला एक उभयनिष्ठ समान प्रजनन तंत्र भी होता है, इसीलिए ये निकटतम संबंधी है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से पेंगुइनों का एक क्या अभिलाक्षणिक गुण नहीं है? पहला विकल्प है उनकी त्वचा मोटी है और उनके शरीर में बहुत वसा है। दूसरा है उनके शरीर धारा रेखीय है। तीसरा है वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार बदलते हैं। और चौथा है वे साथ साथ इकट्ठे होकर रहते हैं। तो पहला सही है, उनकी त्वचा मोटी होती है और उनके शरीरों में बहुत वसा होती है। उनका शरीर धारा रेखी होता है, वे एक साथ इकट्ठे होकर रहते हैं, लेकिन वे अपना रंग आसपास के वातावरण के अनुसार नहीं बदलते। और इसमें पूछा गया है कि अभिलाक्षणिक गुण नहीं है, तो सी विकल्प ही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है, आप दिल्ली से तिरुवनंतपुरम रेल द्वारा यात्रा कर रहे हैं। दिल्ली के बाद पड़ने वाले मुख्य रेलवे स्टेशनों का सही क्रम क्या है? पहला विकल्प है ग्वालियर, भोपाल, नागपुर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। दूसरा है ग्वालियर, नागपुर, विजयवाड़ा, भोपाल, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तीसरा है भोपाल, ग्वालियर, नागपुर, चेन्नई, विजयवाड़ा, तिरुवनंतपुरम। और चौथा है भोपाल, नागपुर, ग्वालियर, विजयवाड़ा, चेन्नई, तिरुवनंतपुरम। तो दिल्ली से तिरुवनंतपुरम जब आप जाएंगे रेल द्वारा, तो सबसे पहले ग्वालियर, दिल्ली के बाद ग्वालियर, ग्वालियर के बाद भोपाल। तो इस क्रम में जो आप देखेंगे पहला विकल्प सही है। भोपाल के बाद नागपुर, फिर विजयवाड़ा, फिर चेन्नई, फिर तिरुवनंतपुरम। मुख्य स्टेशन इसमें बताने हैं, पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है, कल्पना कीजिए कि आप अपने विद्यार्थियों के साथ विद्यालय में हैं और अचानक भूकंप आ जाता है। भूकंप के दौरान आप किन सुरक्षा उपायों का पालन करेंगे? पहला विकल्प है सबसे पहला कदम आप इमारत के बाहर दौड़ जाएंगे। दूसरा विकल्प है विद्यार्थियों को भूकंप संबंधी ड्रिल करवाएंगे। तीसरा है डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे। और चौथा है खिड़कियों के समीप चले जाएंगे। तो यदि आप विद्यालय में हैं अपने विद्यार्थियों के साथ और अचानक आ जाता है भूकंप, तो क्या करेंगे? तो आपको क्या करना है, डेस्क या मेज के नीचे बैठ जाएंगे और विद्यार्थियों को भी ऐसा करने के लिए कहेंगे, ताकि कोई भारी वस्तु यदि गिरे तो इससे आपके सिर को चोट वगैरह ना लगे। तो इसमें आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस कला रूप में वस्त्रों की रंगाई और प्राकृतिक रंगों जैसे गोबर, नील, हल्दी और आदि के माध्यम से नमूने बनाना शामिल है? पहला विकल्प है मधुबनी, दूसरा विकल्प है वर्ली, तीसरा विकल्प है कलमकारी और चौथा विकल्प है फुलकारी। तो इस प्रश्न में आपका सी विकल्प सही है, कलमकारी। और इसका संबंध आंध्र प्रदेश से है, तो ये भी आपको याद रखना है। मधुबनी का संबंध बिहार से है, वर्ली का संबंध महाराष्ट्र से है और फुलकारी का संबंध पंजाब से है। अभी आपको बताया ही था इसी वीडियो में। चलिए आगे बढ़ते हैं। जिस राज्य से नीरज चोपड़ा संबंधित हैं उस राज्य के लोगों का मुख्य भोजन क्या है? पहला विकल्प है इडली, चटनी, चावल, सांभर। दूसरा विकल्प है रोटी, दाल, राजमा, आलू पराठा। तीसरा विकल्प है सांभर, बांस की रसेदार सब्जी, मछली करी। और चौथा विकल्प है टैपियोका, चावल, मछली करी, शोरबा। तो नीरज चोपड़ा का संबंध है हरियाणा राज्य से,
और हरियाणा में रोटी, दाल, चावल, राजमा, आलू पराठा ये खाया जाता है। बी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है हिमानी पानी की खाली बोतलों में पानी, तेल, पेंट आदि का भंडारण करती है। वह इस्तेमाल की गई बोतलों में सुंदर पौधे रोपकर कक्षा की दीवारों को सजाती है। वह क्या कर रही है? पहला विकल्प है पुनः चक्रण, दूसरा है लघु चरण, तीसरा है पुनः प्रयोग में लाना और चौथा है उत्चक्रण। तो हिमानी क्या कर रही है? जो पानी की बोतलें हैं खाली हो जाती हैं, उनमें तेल, पेंट इनका भंडारण कर रही है और बोतलों में सुंदर पौधे लगा रही है। तो वह पुनः प्रयोग में ला रही है। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है निम्नलिखित में से पौधे का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? पहला विकल्प है धान, गेहूं, जई यानी ओट्स, दूसरा है गन्ना, आलू, पत्ता गोभी, तीसरा है आलू, गुलाब, गन्ना और चौथा है गेहूं, गन्ना, चावल। तो पूछा गया है कि पौधों का कौन सा समूह वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा उपजता है? तो वह है आलू, गन्ना, गुलाब। इनमें अलैंगिक प्रजनन होता है, ये आप याद रखिएगा। और इसमें कहा गया है कि वानस्पतिक पौधों के अंश द्वारा, तो वानस्पतिक प्रवर्धन में क्या होता है? तने, पत्तियों, जड़ों या अन्य पौधों के हिस्सों से नए पौधे उगाना शामिल है। बीज इसमें शामिल नहीं होता है। जैसे आलू काटकर ही बो दिया जाता है, गुलाब की टहनी को काटकर आप दूसरी जगह लगा देंगे तो नया पौधा बन जाएगा। और जब गन्ने की खेती की जाती है तो गन्ने ही काटकर बोए जाते हैं। सी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। लिखा है खाद्य पदार्थों के उस समूह का चयन कीजिए जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। ये प्रश्न तो अभी ऐसा आया था नहीं, इसमें विकल्प अलग है। पहला विकल्प है सेब, आलू, टमाटर, गन्ना, दूसरा है पालक, अदरक, गन्ना, गाजर, तीसरा है गन्ना, आलू, अदरक, कमल, डंठल और चौथा है पालक, पत्ता गोभी, जीरा और आलू। तो जिन्हें पौधे के एक ही भाग से प्राप्त किया जाता है। सेब फल है, आलू तना है, टमाटर फल है, गन्ना तना है। ये भिन्न भिन्न है, ये गलत हो गया पहला विकल्प। पालक पत्ते हैं, अदरक तना है, गन्ना तना है, गाजर जड़ है, ये भी गलत हो गया। गन्ना तना है, आलू तना है, अदरक तना है, कमल डंठल तना है, ये सही है और यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा, सी विकल्प। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। लिखा है ए बी के अभिभावक हैं और बी सी के पिता हैं। ए बी के अभिभावक हैं, जो ए हैं ये बी के अभिभावक हैं यानी माता पिता हैं बी के, और बी जो है सी के पिता हैं। ये आपको याद रखना है, बी सी के पिता हैं। और डी बी की पत्नी है, तो बी पिता है और डी हो गई सी की माता। बी पिता है सी के और डी बी की पत्नी है, तो डी हो गई सी की माता। अब ए और डी के बीच क्या संबंध है, ये पूछा गया है। पहला विकल्प है ए की पुत्र वधू, दूसरा विकल्प है डी ए की पुत्र वधू है। पहला विकल्प है डी ए की पुत्र वधू है, दूसरा है डी ए के सास ससुर हैं, तीसरा है डी ए की माँ है और चौथा है डी ए की बेटी है। तो डी और बी तो पति पत्नी हैं, डी पत्नी है और बी पति है, इनका बच्चा सी है, ये बता दिया गया है। और ए जो है बी के अभिभावक हैं, तो ए और डी के बीच संबंध पूछा गया है। तो डी बी की जब पत्नी है और ए बी के अभिभावक हैं तो डी ए की पुत्रवधू होगी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है निम्नलिखित में से किसका फैलाव यानी छितराव अधिकांशतः पशुओं द्वारा होता है? पहला विकल्प है सूरजमुखी, दूसरा विकल्प है आक, तीसरा विकल्प है आम और चौथा विकल्प है नारियल। तो सूरजमुखी का जो फैलाव है ये जानवरों द्वारा नहीं होता।
आक जो है ये हवा में ही बीज उड़ जाते हैं, जानवरों द्वारा नहीं ले जाए जाते। आम का फैलाव ये जानवरों द्वारा होता है। तो यही इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। और जो नारियल है ये समुद्री जीवों द्वारा अन्य द्वीपों तक ले जाए जाते हैं। अब नारियल हर जगह तो उगता नहीं है, लेकिन आम जो है आप देखेंगे ये ज्यादातर गांव में आप देखेंगे उग जाता है, बाग होगा वहां पर आम का पेड़ होगा, लेकिन नारियल हर जगह नहीं उगता है। तो सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले प्रश्न पर चलते हैं। चिड़ियों के उस समूह की पहचान कीजिए जो अपनी भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समानता रखती हैं। पहला विकल्प है मोर, तोता, कबूतर। दूसरा है तोता, कौआ, उल्लू। तीसरा है उल्लू, बाज, चील। और चौथा है कठफोड़वा, गिद्ध, कोयल। तो इसमें आप देखेंगे भोजन संबंधी आदतों के आधार पर एक दूसरे से समान हैं उल्लू, बाज, चील। ये शिकार करते हैं, मांसाहारी होते हैं। सी विकल्प इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है प्राथमिक स्कूल की अध्यापिका नीना अपने विद्यार्थियों के साथ पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में विभिन्न क्षेत्रों में मनाए जाने वाले फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों पर चर्चा करती हैं। उसके द्वारा उल्लिखित फसलों की कटाई से संबंधित त्योहारों के समूह का चयन कीजिए। पहला विकल्प है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति, लोहड़ी। दूसरा है गणेश चतुर्थी, होली, करवा चौथ। तीसरा है पोंगल, दिवाली, ईद। और चौथा है गुड़ी पड़वा, नवरात्र, गुरुपूरब। तो फसलों की कटाई से संबंधित है बिहू, बैसाखी, मकर संक्रांति और लोहड़ी। पहला विकल्प इसमें सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है आप पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं। आप स्थलों के किस समूह का चयन करेंगे। पहला विकल्प है बेंगलुरु, गांधीनगर, गोवा। दूसरा है मुंबई, ऊटी, पुणे। तीसरा है विशाखापत्तनम, भुवनेश्वर, पुरी। और चौथा है महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी। तो प्रश्न में क्या कहा गया है, पर्वतीय स्थलों के भ्रमण पर जाना चाहते हैं पश्चिमी घाट के जो पर्वतीय स्थल हैं। तो पश्चिमी घाट एक पर्वतमाला है जो भारत के पश्चिमी तट के समानांतर चलती है। तो आप यदि पश्चिमी घाट के पर्वतीय स्थलों पर जाना चाहते हैं तो आपको महाबलेश्वर, मन्नार और ऊटी जाना पड़ेगा। डी विकल्प इसमें सही हो जाएगा। तो आज मैंने कुल 25 प्रश्न लिए हैं। किसी भी प्रश्न में आपको डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा, और वीडियो कैसा लगा ये भी कमेंट में जरूर बताइएगा। और जो थ्योरी वाली वीडियो चल रही है उसे भी जरूर देखिएगा। नोट्स बनाकर मैं आप लोगों को पढ़ा रही हूँ, और ये नोट्स मैं आपको फ्री में प्रोवाइड भी करवा दूंगी टेलीग्राम पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।